चलिए नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। आपको वीडियो स्टॉप हो गई थी। शिक्षक की मदद से ये बताना है कि और कौन सी भाषा बोली जाती थी। जितने भी ये हैं बता देता हूँ। जैसे बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली ये सारी भाषा बोली जाती है। यूपी में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में आपका पंजाबी बोली जाती है। कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। तमिल में आपका तमिल बोली जाती है। केरल में आपको मलयालम बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। भेदभाव और असमानता को हम जानते हैं। भेदभाव और असमानता, चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदभाव और असमानता, ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुखी होता है। कुछ लोग हमारे विचारों को भी श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, व्यर्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ और सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों को हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसको फिर दोबारा से पढ़ देता हूँ कि ये हाईलाइटेड पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत यानी समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव, असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। राम जीवन की कहानी, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। 10वां पेज आ चुका है, 9th पेज आ गया है। 80 पेजों में या 87 पेजों में पूरे क्लास को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर भी हुए संतुष्ट थे। बेटे की चाह में एक पुनः बेटी ही होती है। 2 बेटियां होने के कारण वो काफ़ी चिंतित तो रहने लगा। बेटे की चाहत में वो मंदिर मस्जिदों में हाथ जोड़ने लगा और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीतने के पश्चात आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उस एक पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों के अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान और पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों के से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूल की शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर करते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा का ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, वो जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर के आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। अब क्वेश्चन आता है, प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव बल्कि नि निसं निःशक्तों, सामान्य, सवर्णों, दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो ये है आपके भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में उनका जन्म हुआ और 1956 में उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुआ। का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चे वहीं एक काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पूरी पढ़ाई
पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों के लिए को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी को ने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि पूर्व महापुरुषों ने जोर देकर के कहा था कि यह प्रथा अमानवीय है, बिल्कुल ही अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त होगा जब हम सब लोगों के बराबर व्यवहार हो, लोगों का सबके साथ एक समान। और तो हम देख सकते हैं अभी इससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट किया और एक कविता है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आपके सामने और उसके फिर अध्याय 2 पर चलेंगे। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या, वही वही है तन वही है जान, कब तलक भी छिपाओगे पहन के रेशमी लिबाज। वाह, तुम बदल ना जाओगे, सभी हैं एक जाति हम, स्वर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, गरीब क्या अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है। तो फिर ना क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लम्हों का प्यार बांट ले, खता है इस सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, गरीब अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने हैं मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क, रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। बहुत अच्छी कविता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए समझिए। जिस किस आधार पर आप समझते हैं कि कह सकते हैं कि राम जीवन को अपने बेटा-बेटियों के में भेदभाव करता था, ऑब्वियसली करता था क्योंकि लैंगिक भेदभाव, बेटा को ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, अच्छे ट्यूशन्स कराता था, अच्छे कपड़े पहनाता था और बेटी से घर का काम, झाड़ू-पोछा, घर का काम करवाता था, राशन का काम करवाता था, चौका करवाता था, झाड़ू-पोछा करवाता था, ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। नेक्स्ट है, चलते हैं व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता को कौन-कौन से आधार हैं? बहुत सारे भेदभाव आधार हैं, जैसे अमीरी-गरीबी, लैंगिक आधार है या फिर स्वर्णिम, दलित, ये सारे आधार हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अध्याय पर चलते हैं सीधे, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अध्याय 2 पर देखते हैं ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। ये आपका ग्रामीण जीवन में देखते हैं स्ट्रक्चर है, बैलगाड़ी है अभी के टाइम में। आपके घर में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री जिन माध्यमों से प्राप्त होती है उस खाली स्थानों में हाँ या नहीं है। जैसे गेहूँ कहाँ से मंगाते हैं? खेत से लाते हैं या बाज़ार से लाते हैं, मज़दूरी रूप में लेते हैं या अन्य स्रोत से? तो या मक्का, चावल, दाल, तेल, आप बता सकते हैं आप लोग के घर में कहाँ से आती है? खेत से आती है, जो किसान वर्ग से होंगे उनको खेत से मिलती होगी ये सारी चीज़ें, और जो बाज़ार से लाते हैं जो कि काम करने वाले हैं, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आखिरकार आप सरकारी नौकर ही हैं, प्राइवेट नौकर हैं, किसान से आप बढ़कर नहीं हो सकते हैं, वो अन्न देवता हैं। आई डू रिस्पेक्ट द किसान और जितने भी फार्मर हैं। चलिए नेक्स्ट है मुर्गी पालन सॉरी, ये मुर्गी पालन का देख सकते हैं, चाय नाश्ते की दुकान है ये आपका। अपने समाज में मौजूद अनेक प्रकार की विविधताओं के विषय में जाना। फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था और आपको अच्छे से बताया। भारत जो है गाँवों का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से अधिक गाँव हैं। कितने हैं? 6 लाख से अधिक। यदि आप अपने आस-पास पर नज़र डालेंगे तो पाएँगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधित कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर हैं या नहीं हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की परिस्थितियाँ एक-दूसरे से कितनी मिलती है या अलग है। उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के बक्सर ज़िले में राजपुर गाँव है,
गाँव की कुछ मुख्य गलियाँ सड़क बाज़ार की तरफ दिखता है। वहाँ पर आपको तरह-तरह की छोटी-बड़ी दुकानें दिखेगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम करता है। उसके नज़दीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गाँव में कुछ परिवार कपड़े धो कर के अपनी आजीविका चलाते हैं। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। ये घटना कहाँ है? बिहार के बक्सर ज़िले रामपुर की ये कहानी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे भी हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं, तथा प्राप्त फलों के बाज़ार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और सूअर भी पालते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो ये छठी क्लास का आपको वो पॉलिटी का है, नागरिक शास्त्र का बुक है, आप पूरा देख सकते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में अपने क्षेत्र के अनुसार आजीविका संबंधित किए गए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएँ। जैसे कि कृषि के कार्य के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होते हैं? गेहूँ, चना, अरहर, मसूर दाल और जैसे और भी कई चीज़ें हैं, लिख सकते हैं। गैर कृषि कार्य के लिए अंतर्गत बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, गौ पालन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अन्य कार्य जैसे शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, ये इंजीनियर, ये सारी चीज़ें अन्य कार्यों में आ जाएँगे। खेती, किसान और मज़दूर। ललन एक मध्यम किसान है। अब इसमें डिफ़रेंस भी पता चलेगा, मध्यम किसान है कौन है, निम्न वर्ग के किसान कौन है और अमीर वर्ग के किसान कौन है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप पूरे लास्ट तक देखिएगा, नो डाउट आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। एक दिन एक सुकुलपुरा गाँव गए। एक दिन हम सुकुलपुरा गाँव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदान एक गाँव है, लेकिन यहाँ के लोगों में अधिकतर नहरों में से सिंचाई होती है। जब सुकुलपुरा पहुँचे तो गेहूँ की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर के बोला, आओ आओ पानी पियो, काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन हमारी ये अच्छी पहचान थी। ये मध्यम किसान जो आपको दिख रहा है। हम उसके खेत की ओर चल पड़े। खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देख रहे थे। गेहूँ के साथ अन्य फसलें भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद, बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसा केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी जिसको कहते हैं, के माध्यम से मिल गया था और वर्षा, नहर एवं सिंचाई का भी समय पर हो गया था। दवा, कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी एवं अच्छी हुई है। ये देखिए, ललन के पास 5 एकड़ ज़मीन है, जो वह साल में 2 बार फसलों को उपजाता है। बरसात के समय धान एवं ठंड में गेहूँ, चने, दलहनी फसलें उपजाता है। तो ये क्वेश्चन आती है, बरसात के समय में कौन-सी फसल रोकी जाती है? तो आपको रोपी जाती है धान, गेहूँ और ठंड में गेहूँ। और सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफ़ी बढ़ गई है। चलिए, ललन उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मज़दूर भी थे। ललन पानी पिलाने के बाद वो पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ? हमने कहा, आपसे मिलने आया था, आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, कोई अभी तो कटाई भी ही पूरी नहीं हुई है। कटनी के बाद किराए के थ्रेशर मशीन से दवनी करानी है। दवनी ये वर्ड यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। दवनी का मतलब है, क्वेश्चन पूछ भी लेगा। दवनी यानी थ्रेशरिंग मशीन जो कटाई के बाद होती है, करानी ही पड़ेगी। मज़दूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो पा रहा है। अब बेचने भी तुरंत जाना है। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु कटाई के समय को वह कुछ मज़दूरों की मदद लेता है। कटाई के समय मज़दूरी भी बढ़ जाती है और जिससे उसके जैसे किसान की ज़रूरत को से कम आमदनी से काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वो मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे वो होने वाले आय से अधिक खर्चा को पूरा करने का प्रयास करता है। ललन को
बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी और ब्याज दर भी बढ़ेगा। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है जिसमें से उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी एक किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि खाद बीज कीटनाशक आदि समय पर खरीद सकें। हमने ललन से जाने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हमें गांव के अन्य लोगों से भी मिलना था। प्रश्न अब ये उठता है, क्वेश्चन ये है पहला, एक मध्यम किसान परिवार को आमतौर पर आजीविका चलाने के हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो ये मध्यम के जो किसान है, मध्यम अगर आता है, मिडिल जो आता है, तो इसके लिए कम से कम 5 एकड़ का ज़मीन आपको होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम्पल में, ये आपको ऑप्शंस में दिखा है। लालन के पास कितना था ज़मीन? तो 5 एकड़, और वो सिंचाई सारा चीज़ करें। मध्यम किसान दूसरों खेतों में काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका भरण पोषण साल भर का जो राशन पानी होता है वो खर्चा निकल जाता है। और उसकी एक स्वाभिमानता देखने को मिलता है। किसान लोग ज़्यादातर किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। ललन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के लिए अन्य 3 स्रोत बताएं, जैसे कि मुर्गी पालन, गाय को पालना, पशुपालन, या फिर कुछ और भी कार्य कर सकते हैं, दुकान या कुछ भी कर सकते हैं, किसान से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे अब एक कृपया शंकर एक सीमांत किसान है, यानी कि देखिए ललन के घर के पास ही कृपा शंकर का भी घर है, अतः हम हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसल बेच कर के लौट रहा था और हमें वह अपने घर ले आया, और हमने कृपाशंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? क्यों, कोई बात तो थी क्या? अभी तो बाजार ही भी सस्ता है। जब फसल कटती है तो उसमें सस्ता होता है, धीरे धीरे टाइम आता है तो महंगा होते चला जाता है। तो जल्दी बेचना है, इसका रीज़न क्या है वो बताएंगे। ये सीमांत किसान या जो कि बैलगाड़ी से किसानी कर रहे हैं। अभी भी कई जगह देखने को मिलता है बैलगाड़ी से यूज होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। देखिए, अभी बेचने का दाम कम मिला होगा। कृपाशंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसों की जरूरत है। खेती से साल भर का खर्चा नहीं चल पाता। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। कृपाशंकर के पास 1 एकड़ ज़मीन है। उसके पास, यानी जो कृपाशंकर है, लोअर मिडिल में आता है। मध्यम में, जो मीडियम में होते हैं, 5 एकड़ ज़मीन होता है, इनके पास 1 एकड़ है। वो नंबर याद रखिएगा। उनके पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसे अपनी 1 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए खाद बीज कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों की सिंचाई समय पर बारिश होने के कारण वह 2 फसल उपजाता है। ऊपर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल उनसे जल्दी बेच देता है। पैसे की कमी के कारण वो भाव बढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकता, यानी कि इस कारण वो नहीं कर पाता है इंतज़ार, क्योंकि उसके पैसे की कमी है और जल्दी कर चुकाना है, घर की ज़रूरतें पूरा करना है, तो उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसी हुई? कृपा शंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुआ, क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ ज़मीन में केवल 4 क्विंटल ही गेहूँ निकला। 4 क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 किलो होता है, यानी 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। ओके। कृपा शंकर जैसे छोटा सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। जिनके पास ज़मीन कम होती है या फिर कोई भी और भी एक सिक्योरिटी जिसे रहता है, तो उनको कर्ज आसपास के लोग, बैंक कई लोग नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये पैसा लेगा तो पैसे चुका नहीं पाएंगे ये लोग, पैसा डूब जाएगा। साहूकार भी नहीं देते हैं, बैंक भी नहीं देते हैं। उन्हें कई बार महाजन साहूकार, देखिए ये आ भी गया, कई बार महाजन साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इस कारण फसल कटते ही उसे बेच करके ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापसी नहीं की तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस कर पाना संभव नहीं होता। कई होता है 5% 10% पर कर्ज लेना, मतलब समझ रहे हैं, 10 महीने में उसका डबल हो जाएगा। उसके
पास ज़मीन कम होती है, इसलिए ज़मीन आमदनी वैसे ही कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत मतलब समझ लीजिए लोअर सबसे 1 एकड़ वाले एक किसान की खेती नए-नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृपाशंकर की परेशानी को हम समझ सकते हैं। हमने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे? साल भर का गुज़ारा कैसे होगा? कृपाशंकर, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी इस समय काम करते हैं। यानी जब बाकी जो 3 महीने के बाद बचता है, 9 महीना रिमेनिंग बचता है, तो मिल में जाके काम करते हैं। आस-पास के गाँवों से चावल खरीदने में मदद करते हैं। कृपाशंकर के पास 2 गाय, 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों एवं सहकारियों समितियों में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न है, सीमांत किसान कृषि इस कार्य के अलावा कौन-कौन से कार्य करते हैं? सूची बनाइए। जैसे कि वो किसानी करता है, उसके अलावा वो उस मिल में काम करता है, मज़दूरी करता है, पशुपालन करता है, गाय पालता है, बकरी पालता है, ये सारी चीज़ें काम करता है। कृप कृपा से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाशंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो आस-पास के साहूकार या फिर महाजनों से मिलता है। इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है? जल्दी करना होता था, नहीं तो ब्याज दर बढ़ता जाएगा। कृपाशंकर को डेयरी में दूध बेचने से कितना आय प्राप्त होती होगी? अनुमान लगाइए। कितना होती है आप बता सकते हैं? आस-पास में आपका क्या रेट चल रहा होगा? गाँव में आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नो डाउट आपको पता होगा। शहरों में के मुताबिक गाँव में जो होती है ऑलमोस्ट 60% 70% के आस-पास दाम रहती है। अगर मार्केट में दाम अगर दिल्ली और पटना जैसे जगह पर अगर ₹60 है, तो गाँव में ₹40, ₹30, ₹35 इस तरह से दाम रहती है, जो कि अभी के रेट के अनुसार। मध्यम किसान और कृपाशंकर के काम में क्या अंतर है? मध्यम किसान के पास ज़्यादा ज़मीनें होती है, उनके पास बीज के लिए पैसे होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, और इनके पास रिसोर्सेज कम होती है, ज़मीन कम होती है, और जल्द ही इनसे ब्याज को ये जो भी लिए हैं उनको जल्दी छुटकारा करना होता है। मध्यम किसान किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, कोई मज़दूरी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सीमांत किसान बाकी के टाइम जो 8-9 महीने में रहते हैं उसको काम करना पड़ता है। चलिए, कृपाशंकर सीमांत किसान है और उन्हें अपनी ज़मीन से साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता है। उन्हें दूसरों के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। खेती और घर के खर्च के लिए उन्हें समय पर कर्ज लेना भी पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमोद। प्रमोद सु प्रमोद एक बड़ा किसान है। प्रमोद शुक्लपुरा गाँव का एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन पूरी तरह सिंचित भी है, सिंचित यानी सिंचाई के योग्य है, उसमें बंजर ज़मीन नहीं है। इस गाँव में उससे भी बड़े किसान हैं जिनके पास 30 एकड़ 30 से 40 एकड़ तक की ज़मीन है। चलिए, उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर बड़े मज़दूरों से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूँ उतरवा कर घर में रखवा रहा था। नमस्कार कहते हुए हमने उससे पूछा, आप गेहूँ अंदर रखवा रहे हैं? अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा? भाव बहुत गिरा हुआ है। जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तो बेचा जाएगा। पुनः वह बोला, आप तो जानते ही हैं कि इस समय जो गेहूँ की कटाई का मौसम है, इसमें बाज़ार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम मिलता है। प्रमोद को अपनी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रमोद को अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है। यानी उसके पास स्टोरेज करने के लिए प्रॉपर जगह भी है। कई जगह दिक्कत होती है कि जिनके पास स्पेस नहीं होती है, दिक्कतें होती हैं, दूसरे के घर में रखते हैं, उनको रेंट देना पड़ता है, और उसमें पानी अगर आते ही बरसात आती है, जब उसकी रेट बढ़ती है तो उसके पास काफ़ी महँगाई बढ़ जाती है। दिक्कतें होती हैं जिनके पास स्पेस कम होती है, ज़मीन कम होती है। प्रमोद ने चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद को पैसे की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उनके पास फसल रखने के लिए घर भी है, इस कारण वो भाव बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ता के लिए कहा। चाय के साथ-साथ ही प्रमोद ने बताया कि हमें बैंक से लोन लेकर के मोटर पंप, थ्रेसर, ट्रॉली जैसे कि नई चीज़ें खरीदी है, और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान ही हो गई है।
यानी जो इतने मशीन जो आपको दिख रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, मशीन हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जो हार्वेस्टर जो बाद में धुलाई के लिए काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी जो बड़े-बड़े किसान आप गाँव में आस-पास में देखते होंगे, जिनके पास ये सारे 15 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन है, तो वो सारी चीज़ें ही यूज़ करते हैं और उनको ऑब्वियसली कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें कई कई लोग को मज़दूरी इवन काम पर रख सकते हैं, वो रखते भी हैं। मज़दूरी की काफ़ी बचत हुई है, यानी इसमें जो ये सारी मशीन यूज़ करते हैं, इसमें मज़दूरी की बचत हुई है, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई है। अब बचे पैसों से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। वाह! जब प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके बड़े किसानों के बारे में सोचने लगा। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक का मैंने 20% लगभग मैंने काम कर दिया है। ये पूरा बुक हम कंप्लीट करेंगे। चलिए नो डाउट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच-बीच में बोलेंगे नहीं, क्योंकि हिस्टोरिक फॉर्मेट में आप बता रहे हैं आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। नो डाउट। हम जब प्रसाद के यानी जब हम प्रसाद से यहाँ चले तो उनके पास उसके बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों में की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। वो खेती के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें, खाद, बीज, दवा कोई कमी नहीं होने देता है। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार कर्ज लेना भी नहीं पड़ता है। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वो नई ज़मीन खरीदने से लेकर के खेती में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण खरीदने के लिए सोच पाते हैं। वे सभी कामों के लिए मज़दूर रख लेते हैं। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेत के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी देखेंगे, जब किसान के घर में कोई एक बड़ा इंसान है जो कि सिर्फ देख-रेख कर रहा है, बाकी सब वो मज़दूरों से काम करवा लेते हैं। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मज़दूर साल भर के लिए रखते हैं और उन्हें हलवाहा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मज़दूर साल भर के लिए रखते हैं और इन्हें हलवाहा कहते हैं। प्रमोद जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी कमाई हो जाती है। वह अपने खेतों में बागवानी भी करता है। अब ये टॉपिक्स क्वेश्चन देखिएगा। सीमांत किसान, मध्यम किसान और बड़ा किसान ज़रूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। हम अपने या फिर साहूकार से लेते हैं, अपने से ऊपर से। आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा क्या-क्या करते हैं? जोतदार किसान जोती करते हैं, उसके साथ मज़दूरी करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं। बड़े किसान और सीमांत किसान के खेती के कार्य के तरीके में क्या अंतर है? तो सीमांत किसान है जो कि 1 एकड़ ज़मीन उनके पास है, वो खुद से जुताई करते हैं, खुद से कटाई करते हैं और उनको जल्दी बेचना होता है। बड़े किसान क्या करते हैं, उनके पास मज़दूर होते हैं और तरह-तरह के टेक्निकल वाले मशीन्स होते हैं और ट्रैक्टर होते हैं, थ्रेसिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें कर के ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं। एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करता है? स्टोरेज करता है। शिक्षक के साथ चर्चा करें। स्टोरेज करता है ताकि उसकी महँगाई बढ़े, तब उससे यानी जब उसका दाम बढ़ेगा तब बेचेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक कृषक मज़दूर, संतोष नाम का है, कृषक मज़दूर है ये आपका। खेती का काम नहीं चलने पर ईंट-भट्टे का काम करते हुए मज़दूर। सुकलपुरा के सभी मज़दूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुँचे जहाँ गेहूँ की कटाई चल रही थी। गेहूँ की कटाई के समय अधिक मज़दूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूँ टूट कर खेतों में गिरने का डर रहता है। वहाँ हमने देखा कि संतोष और उनके जैसे अन्य मज़दूर ज़मीन पर बैठ कर के भोजन कर रहे थे। जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सारे लोग भोजन तो करते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, या तो भोजन कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमने देखा कि संतोष और उनके अन्य मज़दूर ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। ज़मीन पर बैठ कर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मज़दूर परिवार जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती, कृषक मज़दूर कहलाते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरों के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम
के बारे में पूछा कि आप सिंचाई फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। संतोष निराशाजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चों के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने या बालू ढोने, जिसे ये देख रहे हैं पिक्चर, काम की तलाश में गांव से शहर पहुंचे मजदूर, ये आपको दिख रहा होगा, तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी दूसरों के घरों में भी काम करती है। वे का लोग गाय ये तथा भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा कराने के लिए उसके ने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। इस कारण से वे गैर कृषि कार्य जैसे टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। प्रश्न अब आता है, ये देखिए, कृषक मजदूर एवं सीमांत मजदूर में क्या अंतर है? कृषक मजदूर और सीमांत किसान, कृषक मजदूर ये होते हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होता। कि सीमांत किसान के पास एटलीस्ट 1 एकड़ ज़मीन होता है। वो थोड़ा बहुत अपना राशि जो है निकाल लेते हैं अपने किसान से यानी कृषि भूमि से, और ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे की कृषि पर। और वो जब बुआई और कटाई का जब टाइम आता है तभी उनको मिलता है कुछ जॉब, अदरवाइज उनको शहर में जाके काम करना पड़ता है। आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है? कृषक मजदूर को जो होता है वो आसपास में के लोगों या फिर जो जमींदार होते हैं उनसे मिलता है। पशुपालन का क्या कारण है? पशुपालन ताकि उनको जीवन यापन कर सकें। कृषक मजदूरों को किन महीनों में काम नहीं मिलता है? अपने कक्षा के 5 सहपाठियों की टोली बना करके सर्वेक्षण कीजिएगा। चलिए आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य जैसे कि हस्तशिल्प हो गया, हस्तशिल्प में हो गया सिलाई का काम हो गया, जरी गोटा का लगाने का काम हो गया, या फिर ये देखिए, अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना काम पाते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन पर जोतते हैं और वह कैसी है। कई लोग उस जमीन का कृषक मजदूर के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचने पड़ती है, जिससे वे रुपये उधार लेते हैं। उसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण कृषक क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कि कारीगर के रूप में बढ़ई, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आदि बना करके आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में ये देख सकते हैं, ये लोहार का काम करते हुए इन निर्मित सामानों को गांव में बेच करके अपने परिवार का यापन करते हैं। गांव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़ों पर चढ़ी गोटा लगाने का भी काम करते हैं। साइकिल की मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान, अनाज का व्यापार करने के लिए अलावा इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी काम करते हैं। यह अभ्यास है। आपके गांव में किन किन फसलों की खेती होती है, इसकी सूची बताइए। आप बता सकते हैं आपके गांव में कौन कौन सी खेती होती है। जैसे हमारी तरफ होती है, दलहन का होता है, गेहूं का होता है, ये सारी चीज़ें, या मटर, चना का होता है, ये मक्का का होता है, ये सब चीज़ें होती है हमारी तरफ। मध्यम किसान खेती के लिए किन माध्यमों से पैसा प्राप्त करता है? मध्यम किसान जिनके पास 5 एकड़ की ज़मीन होगी, वो कहाँ से पैसा प्राप्त करेगा? तो बैंक से प्राप्त करेगा, किसान क्रेडिट कार्ड से लेगा, या फिर आसपास के साहूकार से लेगा। आमतौर पर आपके गांव में एक किसान
परिवार को खेती से गुजारा के लिए कितने एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे के यहाँ मज़दूरी नहीं करनी पड़े। कम से कम आपको 5 एकड़ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं करंट के हिसाब से कुछ आगे पीछे हो सकता है। महाजन एवं साहूकार के यहाँ कर्ज़े की ब्याज दर ऊँची क्यों होती है? क्योंकि उनको डर होता है, उनको बहुत ज़्यादा डर होता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। आप बता सकते हैं रीज़न। एक व्यक्ति अमूमन 1 वर्ष में कितने समय कृषक मज़दूर के रूप में काम मिलता है और बाकी दिनों में आजीविका संबंधी कौन-कौन सा कार्य करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं, मैंने बताया ऊपर में, आप देख सकते हैं। संतोष और प्रमोद के परिवारों में क्या अंतर है? संतोष है, प्रमोद है। नहीं, संतोष के भी काम कम है, कम ज़मीन है, उनको उसी में जीवन पालना होता है। प्रमोद के पास काफ़ी ज़मीन होती है, 15 से 20 एकड़ ज़मीन है, उनके पास मज़दूर होते हैं, मशीनें होती है, काम स्टोरेज करने के लिए उनके पास ज़मीन होती है, मतलब घर होता है। और जब अच्छे टाइम आता है, यानी कि दाम बढ़ जाता है, तो वो बेचते हैं और उससे पैसा मुनाफ़ा कमाते हैं, मुनाफ़ा से फिर से ज़मीन खरीदते हैं और फिर से उसको सर्कुलेट करते हैं, नई-नई मशीनें खरीदते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। गैर कृषि और कार्य के अंतर्गत आपके गाँव के लोग कौन-कौन से कार्य करते हैं? या आपके गैर कृषि कार्य के अलावा कौन-कौन से काम को देखते हैं मिलता है? तो दुकानदारी कोई करते हैं, कोई राशन का काम करते हैं, यानी कि कोई बढ़ई का काम करते हैं, कोई लोहार का काम करते हैं, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, इस तरह से। गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं? जो कि कृषि के अलावा और भी कोई कार्य कर सकते हैं। उदाहरण सही समझाए दे दीजिएगा। क्या बड़ा होकर ये सारे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है। आपने पाठ में अलग-अलग किसानों के बारे में जाना, खाली स्थानों पर उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़े। जैसे ललन हो गया, कृपाशंकर हो गया, प्रमोद हो गया, संतोष हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे स्थिति क्या थी, भूमि कितनी थी, जैसे ललन के पास सबसे कम भूमि थी, कृपाशंकर के पास 1 एकड़ थी, ललन के पास 5 एकड़ थी, प्रमोद के पास 15 एकड़ थी, संतोष के पास कितना कुछ भी नहीं ज़मीन था। तो इस तरह से ये सारे कर्ज की प्राप्ति कहाँ से करता था? बैंक से ही करता था यहाँ पर। तो भाव ये प्रमोद कब बेचता था फसलों को? जब भाव बढ़ता था। और इन तीनों को बाकी जैसे ललन कृपाशंकर को अभी बेचता था। खेती के अलावा अन्य कार्य तो ललन प्रमोद को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ता था। और ललन मुर्गी पालन करता था, कृपाशंकर आपको पशुपालन या कुछ करते थे। संतोष को किसी मजदूरी करना पड़ता था, कहीं शहर में जाकर के काम करना पड़ता था, ईंट पत्थर के काम करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं। ऐसा क्यों? सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व हैं, 2200 ज्ञात विष है, 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट है सिगरेट में। ये सारे ऐसे ही तथ्य लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बातें करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करते हैं। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप कर दें जैसा आप बताएंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो शॉर्ट बनी हुई थी, क्योंकि रीजन वाइज की वीडियोज बंद हो गई थी मोबाइल स्टोरेज बैटरी ना होने के कारण, तो अब ये लगभग 37-38 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। टोटल 80 पेजेस का है, तो 3rd भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो बड़ी हो गई है तो भी आप इसको देखिएगा, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।